नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जागृति क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं अजय दुबे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम इकोनॉमिक्स में एक टॉपिक पढ़ रहे थे, बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग व्यवस्था। तो बैंकिंग व्यवस्था में हमने एक क्लास कंप्लीट कर ली है और उस एक क्लास में हमने कॉमर्शियल बैंक के क्लासिफिकेशन को समझा था कि किस प्रकार से आरबीआई ने कॉमर्शियल बैंक को डिवाइड किया है, जिसके अंतर्गत हमने अनुसूचित और गैर अनुसूचित बैंकों को देखा था। आज उसका ही अगला पॉइंट या ये कहें कि उसका अगला जो पार्ट है वो है एसबीआई का विकास। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम एसबीआई के विकास को समझेंगे कि किस तरीके से भारत में भारतीय स्टेट बैंक का विकास हुआ और उसी विकास क्रम में उसमें कौन कौन से बैंकों को मिलाया गया। तो देखिए दोस्तों, यहां आपको दिख रहा होगा कि जो भारतीय स्टेट बैंक है, यानी कि आज भारतीय स्टेट बैंक जिस वर्तमान स्वरूप में है, क्या पहले से ही इसे इसी रूप में गठित किया गया था या इसमें वर्तमान में आते आते जो इसका इतिहास क्रम रहा है उसमें क्या क्या परिवर्तन किए गए हैं, किस प्रकार से भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई और उस स्थापना में यह देखना है कि इसी रूप में, इसका मतलब एसबीआई के रूप में ही स्टेट बैंक बना था या किसी और बैंक के नाम से उसको जाना जाता था। तो एसबीआई के इतिहास क्रम में सबसे पहले हमें यह समझना है कि जब भारत इंग्लैंड का उपनिवेश था तो यहां पर बहुत सारे बैंकों की स्थापना की गई थी। इसी क्रम में सबसे पहले इंग्लैंड में एक कॉमर्शियल बैंक खुली थी, कॉमर्शियल बैंक ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, या हम ये भी कह सकते हैं कि बैंक ऑफ इंग्लैंड जो था वो वर्ल्ड में खुलने वाला पहला कॉमर्शियल बैंक था। इसीलिए उसको हम क्या कहते हैं, कॉमर्शियल बैंक की मदर कहते हैं। यानी कि जो वाणिज्यिक बैंक है उसकी जननी अगर आपसे पूछी जाए तब हमारा आंसर बैंक ऑफ इंग्लैंड आएगा। इसी प्रकार भारत में पहली बैंक खुली अवध कॉमर्शियल बैंक, और पूर्ण रूप से पहली जो बैंक खुली थी वो खुली थी हमारी पंजाब नेशनल बैंक। अब इस क्रम में अंग्रेजों ने 3 प्रेसिडेंसी बैंकों की स्थापना की थी। उन 3 प्रेसिडेंसी बैंकों की स्थापना करने के पीछे अंग्रेजों के जो उद्देश्य रहे थे वो उनके खुद के आर्थिक लाभ उनमें छुपे हुए थे। तो जब अंग्रेजों ने, या ये कहें कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में प्रेसिडेंसी बैंकों की स्थापना की, तो उस क्रम में उन्होंने यहाँ पर 3 प्रेसिडेंसी बैंक खोले। उन्होंने सबसे पहला प्रेसिडेंसी बैंक खोला था कलकत्ता में, जिसे हम प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ कलकत्ता के नाम से जानते हैं। और जब उन्होंने प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ कलकत्ता खोला वो खोला 1806 में। उसके बाद अगली प्रेसिडेंसी बैंक की स्थापना हुई 1840 में बॉम्बे में, यानी कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी बैंक। तीसरी 1843 में खुली थी जिसका नाम था प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ मद्रास या मद्रास प्रेसिडेंसी बैंक। 1806 में पहली प्रेसिडेंसी बैंक खुल रही है हमारी। सेकंड नंबर पर बॉम्बे में 1840 में। इसका मतलब 1806 से लेकर के 1840 तक लगभग 36 साल तक अंग्रेजों ने कोई भी प्रेसिडेंसी बैंक की स्थापना नहीं की। इसके फिर 3 साल बाद में तीसरी प्रेसिडेंसी बैंक खुली मद्रास में। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी 3 प्रेसिडेंसी बैंक यहां पर खुल गई। अब हम जब इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास में एक विद्रोह की चर्चा बहुत बड़े लेवल पर की जाती है, जिसे हम रिवॉल्ट ऑफ 1857 के नाम से जानते हैं या 1857 की क्रांति के नाम से जानते हैं। वो विद्रोह इसलिए भारत में हुआ क्योंकि जो अंग्रेजों की औपनिवेशिक नीतियां थीं, उन नीतियों ने भारतीय लोगों का शोषण किया था। अंग्रेजों ने भारत की सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। तो इस कारण भारतीय लोगों में अंग्रेजों के विरोध में कुछ गलत भावनाएं पनपी, या ये कहें कि भारतीय लोग अब अंग्रेजों को देश से भगाना चाहते थे और वो चाहते थे कि अंग्रेज हमारे सामाजिक क्षेत्र में, हमारे सांस्कृतिक क्षेत्र में, हमारे आर्थिक क्षेत्र में कोई हस्तक्षेप न करें। लेकिन अंग्रेजों की औपनिवेशिक नीतियों ने भारतीय लोगों का शोषण किया और उसका परिणाम निकल के आया 1857 की क्रांति के रूप में। 1857 की क्रांति विफल हो गई, या ये कहे कि 1857 का जो पहला भारतीय स्वतंत्रता संग्राम था वो सफल नहीं हुआ। लेकिन इससे भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। और वो परिवर्तन क्या था कि 1857 की जब क्रांति हुई, उस क्रांति के बाद में जो भी उसके परिणाम आए, उस परिणामों में एक सबसे बड़ा परिणाम ये था कि उसी समय ब्रिटेन की
संसद में एक एक्ट पारित किया गया और उस एक्ट का नाम था भारत शासन अधिनियम 1858। भारत शासन अधिनियम या रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ इंडिया जो था वो इतना महत्वपूर्ण था कि इसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को भारत से खत्म कर दिया। ठीक है, अब भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई भी शासन नहीं रहा। अर्थात दूसरे शब्दों में अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये कह सकते हैं कि 1858 के एक्ट के तहत भारत की पूरी शासन व्यवस्था की बागडोर इंग्लैंड की महारानी के हाथों में चली गई, क्राउन के हाथों में चली गई। अब भारत के ऊपर जो शासन होगा वो इंग्लैंड की महारानी के द्वारा किया जाएगा। ये 1858 के अधिनियम का जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु था वो यही था। इस 1858 के एक्ट के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो संपत्ति थी वो सारी संपत्ति ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफर हो गई, यानी कि अब ब्रिटिश क्राउन का उस संपत्ति पर अधिकार हो गया। इसी क्रम में इन तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों का अधिकार भी अब किसके हाथों में आ गया? ब्रिटिश क्राउन के हाथों में आ गया, महारानी के हाथों में आ गया। तो अब उन्होंने क्या किया, इन तीनों बैंकों का अधिग्रहण कर लिया 1858 के अधिनियम के अंतर्गत और आगे चल करके 1921 में 1921 में इन तीनों बैंकों को आपस में मिला करके एक बड़ा बैंक बना जिसका नाम पड़ा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अर्थात ये कह सकते हैं कि प्रेसिडेंसी बैंक कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास इन तीनों का अधिग्रहण 1858 में किया गया और 1921 में इन तीनों बैंकों को मर्ज करके एक नया बैंक बना जिसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। जिस समय इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना था उसका लोगो कुछ इस प्रकार का था, देख लीजिए यहाँ पर ये लिखा है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया और इसके नीचे लिखा है अंडर द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1920। इसका मतलब ये हुआ कि इंपीरियल बैंक जब बना तो उसके बनने से पहले ही एक एक्ट आया था और उस एक्ट का नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1920। 1920 के इस एक्ट के तहत इन तीनों बैंकों को मर्ज किया और मर्ज करने के बाद में एक नया बैंक बन के आया जिसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अभी तक की हमारी यहाँ तक कहानी शुरू हुई है कि 1806 में पहली प्रेसिडेंसी बैंक खुली। तो हम ये कह सकते हैं कि एसबीआई का जो इतिहास क्रम रहा है वो 1806 से रहा है। ठीक है, एक पॉइंट अभी तक यहाँ याद रखिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब जब 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बन गया तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया अब दोनों कार्य करने लगा। दोनों कार्य क्या करने लगा? एक तो ये सामान्य बैंकिंग कार्य करने लगा। सामान्य बैंकिंग कार्य का मतलब था कि ये धन जमा भी करता था और लोन का वितरण भी करता था, अर्थात ऋण भी देता था। इसके अलावा भारत में जो करेंसी छपती थी उसके निर्गमन का या मैनेजमेंट का काम भी कौन करने लगा? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया करने लगा। दोस्तों 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई है तो हमें थोड़ा सा इससे पहले के समय को देखना चाहिए कि 1920 का जो दशक था वो कौन कौन सी गतिविधियों से भरा हुआ था और उसका विश्व और भारत की अर्थव्यवस्था पर या बैंकिंग सिस्टम पर क्या क्या प्रभाव पड़े थे। तो देखिए, हमारा जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था वो 1914 से लेकर के 1980 के बीच में हुआ था। तो 1914 से लेकर के 1918 तक चले प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था क्या हो गई थी? छिन्न भिन्न हो गई थी। इसी समय पूरे विश्व की मुद्रा व्यवस्था भी बिखरती हुई जा रही थी। इसीलिए 1920 के दशक को मुद्रा अराजकता का दशक कहा जाता है। तो पहली चीज अभी तक क्या सीखा हमने कि सबसे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 प्रेसिडेंसी बैंक खोले और उन तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों का 1858 के एक्ट के तहत अधिग्रहण कर लिया गया और अधिग्रहण करते ही वो संपत्ति महारानी की हो गई, ब्रिटिश क्राउन की हो गई और 1920 में फिर से एक एक्ट पारित किया गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया एक्ट। और उस एक्ट के तहत इन तीनों बैंकों को मर्ज करके एक नया बैंक बना जिसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अब इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को बैंकिंग व्यवस्था के अंतर्गत 2 कार्य सौंपे गए। पहला कार्य था सामान्य बैंकिंग कार्य। सामान्य बैंकिंग कार्य में कौन कौन से कार्य आते हैं? पैसा जमा करना और उस पैसे को ऋण के रूप में लोगों में बांटना। दूसरा कार्य था कि जो भी नई करेंसी छपती थी, जो भी नए नोटों का निर्गमन होता था, वो मैनेजमेंट का पूरा कार्य किसको सौंप दिया गया? इंपीरियल बैंक को सौंप दिया गया। अब इंपीरियल बैंक क्या करने लगा? सामान्य बैंकिंग के कार्य भी करने लगा और मुद्रा प्रबंधन के कार्य भी करने लगा, है ना।
अब धीरे धीरे क्या होगा कि जब इंपीरियल बैंक दोनों कार्य एक साथ करेगा तो उसकी जो मैनेजमेंट होगी बैंक की वो सही तरीके से काम नहीं करेगी। जब सही तरीके से काम नहीं करेगी तो उसके लिए कोई ना कोई एक कमेटी बनेगी। जब कमेटी बनेगी तो कमेटी बैंकों में सुधार के लिए कुछ सिफारिशें पेश करती है। तो देखते हैं ऐसी कौन सी कमेटी हमारी बनी जिसके आधार पर इंपीरियल बैंक में सुधार किए गए। देखिए, तो सबसे पहले 1913 में एक व्यक्ति थे जेएम कीन्स। तो जेएम कीन्स का एक शोध पत्र प्रकाशित हुआ था, किस नाम से? इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस। इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस पर जब इन्होंने अपना शोध पत्र प्रकाशित किया तो उसमें भारतीय मुद्रा की जो दयनीय स्थिति थी इसके बारे में इन्होंने चर्चा की। उसी समय हमारे भारत के एक बहुत बड़े विद्वान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उस समय लंदन में एक यूनिवर्सिटी है लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, वहां से पीएचडी कर रहे थे इकोनॉमी में, और उनकी पीएचडी का जो सब्जेक्ट था वो था प्रॉब्लम्स ऑन रुपी। तो वो रुपए की समस्या पर शोध कर रहे थे। तो उनका ये जो शोध था, उनका ये जो रिसर्च था वो 1922 में प्रकाशित हुआ। जब अंबेडकर ने इंडियन करेंसी की प्रॉब्लम्स के बारे में अपने रिसर्च में बताया तो इसी समय इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस पर, किस पर? इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस पर सुधार के लिए एक आयोग का गठन किया गया। इस आयोग को शाही आयोग के नाम से जानते हैं। शाही आयोग हम इस गठन को इस आयोग को इसलिए कहते हैं क्योंकि शाही परिवार की तरफ से या राज परिवार की तरफ से इस आयोग का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे हिल्टन यंग। तो दोस्तों ये कह सकते हैं कि जब 1922 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपना शोध प्रकाशित किया तो इनको यहीं छोड़ देते हैं अभी। उसके बाद भारतीय वित्त व्यवस्था और करेंसी में सुधार के लिए एक आयोग गठित किया जिसे हम शाही आयोग के नाम से जानते हैं। उनके अध्यक्ष थे हिल्टन यंग। तो ये जो आयोग गठित किया गया था ये गठित किया गया था 1925 में। तो हिल्टन यंग से कहा गया था कि आप इंडिया में जाने के बाद सीधे अंबेडकर से मिलो। ये अंबेडकर से मिले। अंबेडकर से मिले तो यहाँ के जो अन्य उच्च वर्ग के राजनेता थे वो अंबेडकर से खफा हो गए कि भाई हमसे आप लोगों ने पूछा नहीं और एक दलित वर्ग के व्यक्ति के ऊपर आपको इतना विश्वास है। तो इस आयोग के अध्यक्ष हिल्टन यंग होने के कारण इसका नाम क्या पड़ गया? हिल्टन यंग आयोग। एक साल बाद 1926 में इस आयोग ने अपनी सिफारिशें सरकार को सौंप दी। जब इसने अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपी, इसी दौरान 1926 में एक सन और आती है 1931, एक समिति और गठित की गई थी 1931 में इंपीरियल बैंक में सुधार के लिए। तो हिल्टन यंग आयोग या शाही आयोग और उस समिति ने जो सिफारिश पेश की थी वो ये कहा था कि अब हमें इंपीरियल बैंक के कार्यों को अलग कर देना चाहिए, अर्थात हमें एक ऐसी वित्तीय संस्था बनानी चाहिए जो सामान्य बैंकिंग के कार्य तो दूसरी संस्था करे और उसके मैनेजमेंट का कार्य दूसरी संस्था करे। तो इसी आधार पर 1934 में एक एक्ट पारित हुआ जिसे हम आरबीआई एक्ट के नाम से जानते हैं। जब 1934 में आरबीआई एक्ट बना तो इसी आरबीआई एक्ट के आधार पर आरबीआई की स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 में। तो यहां से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो क्या बताओगे? 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है दोस्तों, अब आगे क्या होगा कि अब जो सामान्य बैंकिंग कार्य होंगे वो तो हमारा आरबीआई इंपीरियल बैंक करेगा और जो मुद्रा प्रबंधन का कार्य होगा वो आरबीआई करेगा। तो देखिए जैसे ही आरबीआई का गठन हुआ 1 अप्रैल 1935 को, इसी समय से इंपीरियल बैंक के कार्यों को डिवाइड कर दिया। अब दोनों के कार्य अलग अलग हो गए। क्या क्या अलग अलग हुए? जो आरबीआई बना उस आरबीआई को मुद्रा प्रबंधन का कार्य सौंपा गया कि किस तरीके से करेंसी का मैनेजमेंट किया जाएगा, कितनी करेंसी छापनी है, कितने नए नोट छापने हैं। ठीक है। दूसरा था सामान्य बैंकिंग कार्य यानी कि लेन देन करना। तो लेन देन के जो कार्य थे वो इंपीरियल बैंक को चले गए और जो मुद्रा प्रबंधन का कार्य था, नोट इश्यू करने का जो कार्य था वो किसको दे दिया गया? वो आरबीआई को चला गया। ठीक है। तो क्या याद रखना है कि 1921 में इंपीरियल बैंक बना, इसमें सुधार के लिए 1925 में शाही आयोग बना, उसके बाद 1934 में एक एक्ट बना, उस एक्ट के आधार पर आरबीआई बना और आरबीआई जब बना तो दोनों के काम अलग अलग हो गए। एक को मैनेजमेंट का कार्य दे दिया गया, एक को सामान्य बैंकिंग कार्य दे दिए गए। अब आगे क्या होता है?
देखिए अब हुआ ये कि 1947 में अंग्रेजों ने भारत को छोड़ दिया, और जब भारत को उन्होंने छोड़ा तो ब्रिटेन की संसद में एक अधिनियम पारित हुआ था 1947 का, भारत स्वतंत्रता अधिनियम या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इस अधिनियम के अंतर्गत ब्रिटिश क्राउन के हाथों में भारत की जितनी संपत्ति थी वो सारी की सारी संपत्ति किसको मिल गई? संविधान सभा को मिल गई। तो हम ये कह सकते हैं कि 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम के दौरान ब्रिटिश क्राउन, ये आपको यहाँ इमेज में दिख रहे होंगे, ये हमारे ब्रिटिश क्राउन है, महारानी है, तो महारानी की पूरी संपत्ति किस एक्ट के तहत? 1947 के एक्ट के तहत किसको मिल गई? संविधान सभा को। इस फोटो में आपको संविधान सभा नजर आ रही होगी यहाँ पर। तो एक क्या बात याद रखनी है कि 1947 के एक्ट के तहत ब्रिटिश क्राउन की पूरी संपत्ति किसे मिली? संविधान सभा को। तो देखिए अब ये ट्रांसफर कैसे हुआ। सबसे पहले तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 प्रेसिडेंसी बैंक खोले थे, फिर 1858 के एक्ट के तहत क्या हुआ? ये सारी संपत्ति क्राउन को चली गई। फिर 1947 का एक्ट बना, फिर क्राउन ने अपनी संपत्ति किसको दे दी? संविधान सभा को दे दी। कब तक दे दी ये देखते हैं कि संविधान सभा के पास ये सारी संपत्ति कब तक रही। अब देखिए अब आगे क्या होगा। अब इसी प्रक्रिया में, अब ध्यान से सुनना, जब ब्रिटिश क्राउन ने अपनी सारी संपत्ति संविधान सभा को सौंप दी तो उसी प्रक्रिया में इंपीरियल बैंक का भी स्वामित्व किसको चला गया? संविधान सभा को चला गया। तो देखिए ये इंपीरियल बैंक है और ये संविधान सभा है। तो अब संविधान सभा का अधिकार किस पर हो गया? इंपीरियल बैंक पर हो गया। लेकिन अब ये नहीं है कि इंपीरियल बैंक के जो स्वामित्व है उसको संविधान सभा ही अपने पास रखेगी। तो देखिए अभी आरबीआई की स्थापना भी हुई थी, ये भी आपको याद होगा कि जो आरबीआई था, इस आरबीआई को संविधान सभा को सौंपा गया या नहीं सौंपा गया। तो दोस्तों ध्यान से सुनना कि जो इंपीरियल बैंक थी इसको तो हमने किसको दे दिया? संविधान सभा को, लेकिन आरबीआई का स्वामित्व तो संविधान सभा को नहीं मिला। उसका कारण क्या था कि इंपीरियल बैंक में जो भी पूंजी लगी थी वो सरकारी स्वामित्व की पूंजी थी, इसीलिए सरकारी स्वामित्व क्राउन के हाथों में था, तो क्राउन ने अपनी सारी संपत्ति संविधान सभा को दे दी। लेकिन जिस समय आरबीआई की स्थापना की गई थी इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के शेयर भी थे तो निजी क्षेत्र के लोगों के भी शेयर थे। निजी क्षेत्र के लोगों की अगर हम बात करें तो आपने श्री राम का नाम सुना होगा, दिल्ली में कॉलेज चलता है लेडी श्री राम कॉलेज, तो उनके हस्बैंड थे श्री राम, तो उनके भी इसमें शेयर शामिल थे। तो जब इसमें निजी लोगों के शेयर शामिल थे तो इसका स्वामित्व तो संविधान सभा को उस समय नहीं मिला जिस समय इंपीरियल बैंक को संविधान सभा को सौंपा गया था। आगे चल करके क्या होगा कि 1949 में जाकर के आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया जाएगा। राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या होता है? जब सरकार किसी निजी संस्था के बैंक को क्या करती है? बलपूर्वक कानूनी आधार पर अपने संपत्ति में मिला लेती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बैंकों का अधिग्रहण करना। ठीक है, तो केवल अभी क्या हुआ है 1947 के एक्ट के तहत पूरी संपत्ति ब्रिटिश क्राउन की संविधान सभा को मिल गई और संविधान सभा को इंपीरियल बैंक भी मिल गया। उसके बाद एक संविधान का 11वां संशोधन वो हुआ था, 11वीं बैठक हुई थी या ये कह सकते हैं 11वां अधिवेशन हुआ संविधान सभा का। तो संविधान सभा का जब 11वां अधिवेशन हुआ वो हुआ था 24 जनवरी 1950 को। तो 24 जनवरी 1950 को ही बहुत महत्वपूर्ण कार्य संविधान सभा में किए गए, जिनमें से पहला कार्य था हमने जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में मान्यता दी और वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में मान्यता दी। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो भारतीय लोकतंत्र में किया गया इस दिन वो था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुना गया 24 जनवरी 1950 को। तो जब 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने, उसी दौरान संविधान सभा ने अपनी पूरी संपत्ति राष्ट्रपति साहब को सौंप दी। क्या बात समझ में आ रही है कि जिस समय 24 जनवरी 1950 के दिन की बैठक चल रही थी तो पूरी की पूरी संपत्ति संविधान सभा ने किसको सौंप दी? राष्ट्रपति को सौंप दी। तो इसी क्रम में इंपीरियल बैंक भी किसको मिल गया? राष्ट्रपति को मिल गया। अब आगे चल करके राष्ट्रपति महोदय ने
एसबीआई का स्वामित्व किसको सौंप दिया, आरबीआई को सौंप दिया। लेकिन आरबीआई का जो स्वामित्व सौंपा गया था वो 1956 में सौंपा गया था। ये जो डेट यहाँ पे लिखी है ये गलत है, ठीक है। तो आरबीआई का स्वामित्व यानी कि राष्ट्रपति महोदय ने आरबीआई को एसबीआई का स्वामित्व कब सौंपा, या इंपीरियल बैंक का स्वामित्व कब सौंपा, 1956 में। अब आगे देखते हैं, देखिए अब एक एक्ट पारित हुआ था 1956 में, एसबीआई एक्ट यानी कि भारतीय स्टेट बैंक एक्ट 1956। उस भारतीय स्टेट बैंक 1956 के तहत इंपीरियल बैंक का पुनः नामकरण किया गया, अर्थात उसका नाम चेंज किया गया। अब 1956 के एक्ट के तहत एसबीआई इंपीरियल बैंक का नाम हो गया एसबीआई भारतीय स्टेट बैंक। तो 1956 में ही राष्ट्रपति ने एसबीआई के जितने भी अधिकार थे वो सारे के सारे अधिकार किसको सौंप दिए, वो सौंप दिए आरबीआई को। अब एसबीआई आरबीआई की 100% अनुषंगी बैंक बन गया था। अनुषंगी का मतलब होता है बेटी बैंक। तो जो सबसे बड़ी बैंक है आरबीआई वो माँ हो गई और एसबीआई जो है वो बेटी हो गई। बेटी को जब हम इकोनॉमिक्स में शब्दों की भाषा में गढ़ते हैं तो उसको बोला जाता है अनुषंगी बैंक। तो जिस समय राष्ट्रपति ने एसबीआई का स्वामित्व आरबीआई को सौंपा तो उस समय एसबीआई पूर्ण रूप से आरबीआई की 100% क्या बन गई, अनुषंगी बैंक बन गई। अब आगे इसी क्रम में 1993 में आरबीआई को नरसिम्हम समिति ने कुछ सुझाव दिए थे और उन सुझावों के क्रम में इन्होंने ये कहा था कि अब आरबीआई को वित्त व्यवस्था पर पूरा ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो इसी क्रम में 1993 को एसबीआई के यानी कि आरबीआई ने एसबीआई के कुछ शेयर आम निवेशकों को बेच दिए। किसको बेच दिए, आम निवेशकों को बेच दिए। तो जब इन्होंने अपने कुछ शेयर आम निवेशकों को बेचे और उसी क्रम में 2007 में, कब 2007 में भारत की फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, वित्त मंत्रालय ने लगभग 40,000 करोड़ रुपए में एसबीआई के 55% शेयर खरीद लिए। अब जो आरबीआई था या एसबीआई जो था, अब आरबीआई की पूर्ण अनुषंगी कंपनी न रह करके एक प्रमुख अनुषंगी कंपनी बन गई या बैंक बन गई। अब इसी क्रम में आगे चल करके 2007 में जिस समय फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एसबीआई के 55% शेयर 40 करोड़ में खरीदे थे, उसी समय एसबीआई में एक बैंक का विलय किया गया था जिसका नाम था बैंक ऑफ सौराष्ट्र। तो कई बार यह प्रश्न पूछा जाता है कि बैंक ऑफ सौराष्ट्र का एसबीआई में विलय कब किया गया, तो 2007 में इसका विलय हुआ। इसी क्रम में विलय की प्रक्रिया में अगला विलय बैंक ऑफ इंदौर का होता है। तो बैंक ऑफ इंदौर का विलय कब हुआ, 2010 में हुआ। तो यहां से एक एक पॉइंट को हमें ध्यान में रखते हुए पढ़ना है, एक एक चीज समझनी है कि किस प्रकार से अब तक आज तक के परिदृश्य में अगर हम एसबीआई की स्टडी करते हैं तो उसका अपना एक क्या इतिहास क्रम रहा है। ठीक है, चलिए, तो अभी 2 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है। अब आगे क्या हुआ 2017 में, और बाकी के 5 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया। उन 5 बैंकों में कौन कौन से बैंक थे, एक तो था आपका स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, एक था आपका स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, दूसरा था स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, उसके बाद में स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद और स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर। इन सभी 5 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर लिया गया। कब, 2017 में, अप्रैल में। तो ये जो 5 बैंक हैं, इन 5 बैंकों को कहा जाता है एसोसिएटेड बैंक, सहयोगी बैंक। तो जब इन 5 सहयोगी बैंकों का अप्रैल 2017 में विलय एसबीआई में कर लिया गया, उसके बाद हमारी जो एसबीआई है वो भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक बन गई है। क्या बन गई है, भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक बन गई है। तो दोस्तों अभी तक ध्यान रखना कि कितने बैंक हमारे एसबीआई में मिल चुके हैं। तो उस क्रम में सबसे पहले कौन सी थी हमारी, बैंक ऑफ सौराष्ट्र, दूसरी थी बैंक ऑफ इंदौर, उसके बाद बैंक ऑफ पटियाला, बैंक ऑफ मैसूर, बैंक ऑफ त्रावणकोर, बैंक ऑफ हैदराबाद और स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर। ये 7 बैंकों का अभी तक एसबीआई में विलय हो चुका है। तो विलय की जो प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी एसबीआई में, वो स्टार्ट हुई है 2007 में। तो 2007 से लेकर के 2017 तक एसबीआई ने कुल कितने बैंकों का अधिग्रहण किया है, तो वो 7 बैंक हैं। कितने बैंक हो गए, 7 बैंक हो गए। तो 2010 से पहले 2 बैंक और 2010 के बाद में 5 बैंक। तो इन 5 बैंकों के मिलने के बाद जैसे ही 2017 में एसबीआई ने इन 5 बैंकों को अपने में मर्ज किया, उस समय ये भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया है।
तो दूसरा प्रश्न यहाँ पर यह उठता है कि एसबीआई के बाद में भारत का दूसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? तो 1 अप्रैल 2019 को भारत सरकार ने दो बैंकों को, कौन कौन से, एक तो था हमारा विजया बैंक और एक था हमारा देना बैंक, इन दोनों बैंकों को बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज कर दिया। इन दोनों बैंकों का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में जब कर दिया गया, उसके बाद बीओबी भारत का दूसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया। ठीक है दोस्तों, तो ये सब अभी तक हमने जो भी सिस्टम देखा, ये पूरा का पूरा एक एसबीआई का इतिहास था। अब इसके अलावा हमारा जो अगला पॉइंट था वो क्या था? सहयोगी बैंक, कि जिन सहयोगी बैंकों को अभी एसबीआई में विलय किया गया, इनकी स्थापना किन परिस्थितियों में हुई थी, यानी कि ऐसे कौन कौन सी परिस्थितियां थी जिनमें इन बैंकों की स्थापना की गई, कौन कौन सी बैंक थी जो एसोसिएटेड बैंक के नाम से जानी गई, उनको भी देख लेते हैं एक बार। देखिए, अगला बिंदु है हमारा सहयोगी बैंकों का विकास। सहयोगी बैंकों को इंग्लिश में कहते हैं एसोसिएटेड बैंक। तो देखिए, सबसे पहले यूरोपियों के द्वारा भारत में एक एसोसिएटेड बैंक की स्थापना की गई और उस बैंक का नाम था इलाहाबाद बैंक, जो 1885 में स्थापित हुई थी। ठीक है, कब स्थापित हुई? 1885 में इलाहाबाद में। बाद में इस बैंक का मुख्यालय बॉम्बे ट्रांसफर कर दिया गया। दूसरी बात आती है कि भारतीयों के द्वारा स्थापित पहला कॉमर्शियल बैंक वो कौन सा था? अवध कॉमर्शियल बैंक। ये खुला था आपका 1881 में, 1881 में। फिर बाद में चल करके अवध कॉमर्शियल बैंक का भी विलय किसमें कर दिया गया? इंपीरियल बैंक में कर दिया गया। किसमें हो गया? इंपीरियल बैंक में। अब जितने भी बैंक उस समय खुले थे वो सारे के सारे बंदरगाहों के आसपास खुले थे, क्योंकि उस समय सबसे ज्यादा जो आर्थिक क्रियाकलाप किए जाते थे वो तटीय क्षेत्रों से किए जाते थे। इसीलिए सर्वाधिक बैंक खुलने की जो प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी वो भी तटीय क्षेत्रों से हुई थी। ठीक है, तो इसी क्रम में जब बैंक खुल रहे थे तो बैंकों के खुलने की सामान्य प्रक्रिया में भारत में कुछ रियासतों ने भी अपने बैंक खोले, जिनको रजवाड़ों के बैंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कि भारत में कुछ रजवाड़ों ने अपने बैंक स्थापित किए, तो वो रजवाड़ों की बैंक कहलाती हैं। अब बात आती है कि आजादी के बाद भारत में, यानी कि 1956 से लेकर के 1956 में क्या आया था? एसबीआई एक्ट आया था। तो एसबीआई एक्ट के आने के बाद भारत में कुछ रजवाड़ों ने बैंक स्थापित किए और उन टोटल बैंकों की संख्या कितनी थी? 7 थी। इन 7 बैंकों में कौन कौन से थे? एक तो था आपका बैंक ऑफ सौराष्ट्र। तो बैंक ऑफ सौराष्ट्र को 2007 में एसबीआई ने अपने आप में मर्ज कर लिया। बैंक ऑफ इंदौर, इसको 2010 में मर्ज कर लिया गया। बैंक ऑफ त्रावणकोर, इसको 2017 में मर्ज कर लिया गया। बैंक ऑफ मैसूर, इसको भी 2017 में मर्ज कर लिया गया। उसके बाद बैंक ऑफ हैदराबाद, इसको भी 2017 में मर्ज कर लिया गया। फिर बचा कौन सा? पटियाला, इसको भी 2017 में। और कौन सा बचा? एसबीबीजे, इसको भी 2017 में एसबीआई में मर्ज कर दिया गया। तो इस तरीके से हमारी ये कुछ 7 रजवाड़ों की बैंकें थीं जो 1956 से लेकर के 1962 के दौर में खुली थीं। बाद में एसबीआई में इनका मर्ज कर दिया गया या इनका विलय कर दिया गया। अब हमारा लास्ट बिंदु आता है एक और, आईडीबीआई का विकास। आईडीबीआई, आईडीबीआई की फुल फॉर्म होती है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, अर्थात भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। तो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का जो इतिहास रहा है वो ये है कि 1964 में सबसे पहले संसद ने एक एक्ट पारित किया था भारतीय औद्योगिक विकास अधिनियम के नाम से, और इस अधिनियम के आधार पर ही 1964 में एक विकास वित्त संस्था की स्थापना की गई थी बॉम्बे में। ठीक है, तो विकास वित्त संस्था हम कहते किसे हैं ये जानना है, यानी कि डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट किसे कहा जाता है, यानी कि क्या उद्देश्य थे इनको स्थापित करने का। तो ये आईडीबीआई हम ये कह सकते हैं कि ये एक बैंकिंग सिस्टम नहीं है बल्कि एक गैर वित्तीय संस्था है। तो गैर वित्तीय संस्था में या गैर बैंकिंग संस्था में आईडीबीआई को हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो डीएफआई होती क्या है, यानी कि जो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, विकास वित्त संस्था है, किसे कहेंगे? तो यहाँ इसकी डेफिनेशन दे रखी है, एक ऐसी संस्था जो किसी उत्पादन क्षेत्र की संस्थाओं में, उत्पादन के जो क्षेत्र होते हैं वो हमारे 3 होते हैं। एक होता है कृषि क्षेत्र, एक होता है सेवा क्षेत्र, एक होता है औद्योगिक क्षेत्र। इसका मतलब ये पर्टिकुलर किसी न किसी एक सेक्टर की जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है उसको बढ़ाने के लिए स्थापित किए गए थे। तो डेफिनेशन से पता चल रहा है कि एक ऐसी संस्था जो किसी उत्पादन क्षेत्र की संस्थाओं में क्षमता प्रसार,
आधुनिकीकरण के उद्देश्य से दीर्घकालिक वित्तीय सेवा यानी कि बहुत लंबे समय के लिए लोन देना, तकनीकी सलाह देना, आवश्यक प्रौद्योगिकी की सुविधा देना, ये सारे काम करे उसे ही क्या कहा जाता है? विकास वित्त संस्था कहा जाता है। तो विकास वित्त संस्थाओं की स्थापना 1964 के एक्ट के तहत बॉम्बे से हुई है। तो देखते हैं भारत में कौन कौन सी विकास वित्त संस्थाएं हैं या विकास बैंक हैं। तो देखिए भारत में विकास बैंक, तो भारत में 4 तरीके के विकास बैंक कार्य कर रहे हैं। एक तो ऐसे हैं जो औद्योगिक क्षेत्रों में काम करते हैं, उनको कहा जाता है औद्योगिक विकास बैंक। एक ऐसे हैं जो कृषि के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनको कृषि विकास बैंक कहते हैं। और जो व्यापार के क्षेत्र में काम कर रहे हैं यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट के क्षेत्र में जो सर्विस दे रहे हैं, उनको कहा जाता है निर्यात आयात विकास बैंक। एक है हमारी हाउसिंग डेवलपमेंट बैंक यानी कि आवास विकास बैंक। तो यहाँ पर ये सारे लिख रहे हैं कि तो भारत में अभी तक जो औद्योगिक विकास बैंक के रूप में जिन संस्थाओं की स्थापना हुई है, उनमें पहली है आपकी IFCI, दूसरी है IDBI और तीसरी है SIDBI। SIDBI को कहते हैं हम भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। अभी एक एक करके देखेंगे इनके बारे में। दूसरी है कृषि के क्षेत्र में काम करने वाली सबसे बड़ी विकास संस्था कौन सी है? वो है नाबार्ड। नाबार्ड को कहते हैं नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तीसरी है आपकी निर्यात आयात विकास बैंक। तो निर्यात आयात विकास बैंक को किसके द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है? एक्जिम बैंक के द्वारा यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। आवास विकास बैंक में एक नेशनल हाउसिंग बैंक कार्य करता है। तो अब इनके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। देखिए सबसे पहले बात आती है भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की, IFCI। तो IFCI का पूरा नाम है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। इसकी स्थापना जब की गई किस उद्देश्य के लिए की गई? कि देश में विविध उद्योगों की वृद्धि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। तो हमारी जो IFCI है, तो जितने भी उद्योग भारत में काम करते हैं उन सभी को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए IFCI की स्थापना की गई थी। कहां पर की गई थी? न्यू दिल्ली में की गई थी। कब की गई थी? 1948 में की गई थी। इसके बाद अगली आती है हमारी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक को शॉर्ट में कहा जाता है SIDBI। SIDBI का पूरा नाम है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका जो मुख्यालय है वो लखनऊ यूपी में है। इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी। तो नाम से ही पता चल रहा है कि इसकी स्थापना किस उद्देश्य के लिए की गई थी? लघु उद्योग यानी कि भारत में जितने भी छोटे उद्योग हैं, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग हैं, उन उद्योगों की वृद्धि और विकास के लक्ष्य निर्धारण करने के लिए SIDBI की स्थापना लखनऊ में की गई 2 अप्रैल 1990 को। इसके बाद में अगली जो हमारी संस्था है वो है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अर्थात नाबार्ड। नाबार्ड का पूरा नाम है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इस बैंक की स्थापना की गई थी 1982 में। कब की गई थी? 12 जुलाई को। किस उद्देश्य के लिए की गई थी? रूरल का मतलब क्या है? कि ग्रामीण क्षेत्रों में किसी भी आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देना। तो आप खुद सोचिए कि ग्रामीण क्षेत्र में कौन कौन से आर्थिक क्रियाकलाप हो सकते हैं। जैसे कृषि हो सकता है, पशुपालन हो सकता है, मत्स्य पालन हो सकता है, खनन हो सकता है, ठीक है, वन की कटाई हो सकती है। तो नाबार्ड की जो स्थापना का उद्देश्य था वो इसलिए की गई कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी आर्थिक क्रियाकलाप लोग कर रहे हैं उनके लिए नाबार्ड क्या करेगा? लोन देगा और उनमें कुछ आर्थिक सुधार करेगा, या ये कह सकते हैं कि उन संस्थाओं को आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। तो नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी वो मुंबई में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में है। इसके बाद अगली बैंक आती है भारतीय निर्यात आयात बैंक। भारतीय निर्यात आयात बैंक को कहा जाता है एक्जिम बैंक। ये हमारा लास्ट पॉइंट है। इसके बाद एक पॉइंट और है, फिर हमारी क्लास खत्म करते हैं, ठीक है। तो भारतीय निर्यात आयात बैंक जो है वो कब खोला गया? वो खोला गया था 1982 में। इसी को शॉर्ट में क्या कहते हैं? एक्जिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। क्या कहा जाता है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। तो देखिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक इंडिया की जो स्थापना है वो 1982 में हो रही है। नाबार्ड की स्थापना भी 1982 में हो रही है। इसका उद्देश्य क्या था? ग्रामीण क्षेत्र में किसी भी आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देना। और इसका जो उद्देश्य था वो ये था कि जो भी भारत में आयातक हैं, एक्सपोर्टर हैं, इंपोर्टर हैं, उनको वित्तीय सहायता देना ताकि देश में अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा दिया जा सके।
तो ये कह सकते हैं कि एग्जिम बैंक की जो स्थापना की गई थी उसका उद्देश्य ये था कि जितने भी आयातक और निर्यातक हैं उन आयातक निर्यातकों को फाइनेंशियल सपोर्ट देना, जिससे देश में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाया जा सके। जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार देश में बढ़ेगा तो एफडीआई भी अपने आप बढ़ेगी, एफडीआई बढ़ेगी तो विदेशी पूंजी का भंडार भी देश में बढ़ेगा। जब विदेशी पूंजी का भंडार देश में बढ़ेगा तो हमारे रुपए की वैल्यू भी बढ़ेगी। जब रुपए की वैल्यू बढ़ेगी तो हमारी जीडीपी बढ़ेगी, ग्रोथ रेट बढ़ेगी। ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर है एग्जिम बैंक का? ये है मुंबई में। अब लास्ट बचा है हमारा अंतिम बिंदु है राष्ट्रीय आवास बैंक। तो राष्ट्रीय आवास बैंक को कहते हैं नेशनल हाउसिंग बैंक। तो नेशनल हाउसिंग बैंक की स्थापना हुई है 9 जुलाई 1988 को। ठीक है, तो ये किस क्षेत्र में कार्य करता है नेशनल हाउसिंग बैंक? ये देश में आवास वित्त हेतु ऋण वितरण नेटवर्क को सुदृढ़ करने के लिए आवास वित्त संस्थाओं को संवर्धित करता है और इसका जो मुख्यालय है वो न्यू दिल्ली में है। या ये कह सकते हैं जितने भी हाउसिंग लोन देने वाली संस्थाएं भारत में हैं उन सभी के लिए रूल्स बनाना, रेगुलेशन बनाना और उन नियमों का पालन उनसे करवाना, ताकि हम भारत में आवास विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ सकें। तो ये था हमारा बैंकिंग सिस्टम। इस बैंकिंग सिस्टम में हमारा अब एक लास्ट पॉइंट बचा है जिसका नाम है आरबीआई की स्थापना और उसकी कार्यप्रणाली। ठीक है दोस्तों, तो अब अगली क्लास में हम आरबीआई को एक अलग ही टॉपिक के रूप में लेंगे। फिर धीरे धीरे आरबीआई जैसे ही हम पढ़ेंगे, आरबीआई के पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे आरबीआई के द्वारा महंगाई को रोकने के लिए जो कार्य किए जाते हैं या महंगाई बढ़ने से रोकने के लिए जो कार्य किए जाते हैं उनको मॉनेटरी पॉलिसी के रूप में जाना जाता है। तो इनको हम फिर अब धीरे धीरे आगे एक एक करके बढ़ेंगे। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।